अभी आपका रिवीजन करने जा रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। इसके पहले आपका रिवीजन हो चुका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन करने जा रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन आपका प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो भी बच्चे बीकॉम में हैं या 11 12 या जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं वो इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब आपका रिवीजन पहला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कौन करेगा? सेल में सबसे पहला बायर होता है, सेलर होता है। बायर खरीदता है और सेलर बेचता है। वही एक से पहले ये प्रॉमिस करेगा, जिस गुड्स का प्रॉमिस करेगा ये डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग सेल नहीं मानेंगे। तो बायर का ड्यूटी क्या हो गया कि वो जो गुड्स बोला हुआ उसी को एक डिलीवरेबल स्टेट में, मतलब एक ऐसा स्टेट में, ऐसा नहीं कि खाली ऐसे ही कुछ दे दिया, एक डिलीवरी वाला स्टेट में होना चाहिए। उसको ऐसे करके फिर वो देगा और वो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ उसके हिसाब से वो बायर एक्सेप्ट कर लेगा। फिर इसमें मेन डेफिनेशन आपका आता है गुड्स का। गुड्स का डेफिनेशन क्या होता है? सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में नहीं आती। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी थिंग्स अटैच टू द लैंड, जो भी ग्रास ये सब जो अटैच होता है, लैंड से अटैच होता है वो, अदर दैट एक्शनेबल क्लेम और मनी। ये आपका गुड्स का अपना डेफिनेशन ध्यान दें। हर मूवेबल प्रॉपर्टी थिंग्स अटैच टू द लैंड, अदर दैट एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। गुड्स भी तीन तरह का गुड्स होता है, एक एग्जिस्टिंग गुड्स, एक फ्यूचर गुड्स और एक कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स वो जो आज का गुड्स होता है उसको एग्जिस्टिंग गुड्स, जैसे आपने आज ही आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया या सेल आज ही हुआ और असंग संग आपने सामान को दे दिया, वो क्या हो गया? एग्जिस्टिंग गुड्स। दूसरा उसके बाद क्या होता है आपका? फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स जो अभी बना नहीं है, फ्यूचर में बनने वाला गुड्स है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। ये फ्यूचर गुड्स भी तीन तरह का होता है, एक स्पेसिफिक गुड्स, एक असर्टेन गुड्स और एक अनएसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स वो जो आप जो सामान देख रहे हैं उसी, मतलब सामने आपका सामान पड़ा हुआ है, सेम आपको सामान चाहिए, वो क्या हो गया? आपका स्पेसिफिक गुड्स हो गया। असर्टेन गुड्स मतलब लॉट्स में बहुत सारे सामान रखे, उसमें से आपको कोई एक गुड्स चाहिए, तो क्या हो गया? असर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स जैसे लॉट्स वाले गुड्स जो होते हैं ना, जो एक साथ, जैसे आप आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं या टमाटर खरीदते हैं, वो क्या हो गया? असर्टेन गुड। अनएसर्टेन गुड्स हो गया। असर्टेन गुड्स हो गया जो लॉट में कोई एक सामान आप परचेज करें, जैसे आप सैमसंग, गैलेक्सी, आईफोन, इसमें से किसी एक का पर्टिकुलर सामान ले रहे हैं, वो क्या हो गया? आपका असर्टेन गुड्स हो गया। स्पेसिफिक गुड्स जो आपने स्पेशली बोला है कि हमको इस तरह का गुड्स चाहिए, वो स्पेसिफिक गुड्स होता है। उसके बाद आपका आता है कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट जो अनसर्टेनिटी, अभी गुड्स है नहीं लेकिन आपके हिसाब से वो गुड्स बन गया है। जैसे आपने किसी को बुक खरीदा, अभी आपके पास बुक है नहीं लेकिन आपने किसी को बोल के रखा है कि ये हम बुक खरीद के लेके आएंगे तब आपको देंगे। मार्केट में हो सकता है वो मिले भी और ना भी मिले, तो वो उस तरह का गुड्स को क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट गुड्स या अनसर्टेन गुड्स। फिर आते हैं डिलीवरी। जब तक सामान को हम एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को न दे दे तब तक वो डिलीवरी नहीं होता है। जब तक वो एक सामान एक पर्सन से दूसरे पर्सन में न दे दे वो डिलीवरी नहीं माना जाता। तो इसका एक डिलीवरेबल स्टेट में ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाना चाहिए। डिलीवरी तीन तरह का होता है, एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी जब आपने संग संग किसी को ट्रांसफर कर दिया वो हो गया एक्चुअल डिलीवरी। फिर आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जिसमें एक्चुअल कस्टडी में चेंज नहीं हुआ, मतलब आपने अभी तक सामान को भेजा नहीं है, पूरी तरह से सामान अभी कंस्ट्रक्टिव वे में है, अभी पूरी तरह से सामान तैयार नहीं हुआ या फिर आपने पूरी तरह से उसे डिलीवर नहीं किया, कुछ पार्ट को आप बाद में डिलीवर कर। सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब जैसे आप टोकन देते हैं या फिर किसी का रिसिप्ट हो गया, रेलवे रिसिप्ट, ये सब चीज़ें क्या होती है? सिंबॉलिक डिलीवरी। ये एक सिंबल होता है कि आप किसी से कुछ लेके जा रहे हैं। एक एक्चुअल डिलीवरी जो संग संग आपने किसी सामान को डिलीवर कर दिया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जिसमें आपका अभी कस्टडी नहीं हुआ, एक्चुअल जैसे एक्चुअल कस्टडी को अभी चेंज नहीं किया, आपने एक्चुअली में उसको सामान दिया नहीं है। फिर आपका आता है सेल। सेल से कैसे बनता है? हाउ मेड सेल। सेल पहले सेल कैसे किया जा सकता है? मानते हैं आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हो, वो पेरिसेबल नेचर का, मतलब ऐसे नेचर का गुड्स है जो खराब हो सकता है, आप वो समय से नहीं लेना है। जैसे आपने किसी से केला का बिजनेस किया, केला 4 दिन में खराब हो, 4 दिन में वो लेने नहीं आया तो आप उसको बेच सकते। स्पेसिफिक गुड्स को आप बेच नहीं सकते, सामने वाला पार्टी से बात करके ही आप स्पेसिफिक गुड्स को बेच सकते हैं। अगर वो खराब भी हो जाए तो भी हम उसको उसी खराब की स्थिति में देंगे, लेकिन पेरिसेबल गुड्स को आप बेच सकते हैं। तो उसके बाद दिया प्राइस। प्राइस क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में होना चाहिए। आप दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक प्राइस हुआ होगा, उस प्राइस में होना चाहिए। या फिर अगर प्राइस नहीं हुआ तो एक वैल्यूअर, मार्केट में वैल्यूअर लोग घूमते हैं जो किसी गुड्स का वैल्यू बताते हैं, किस गुड्स का ये वैल्यू है वो वैल्यू, आपने उस वैल्यू के हिसाब से आपने डिलीवरी किया। दूसरा, अगर दोनों पार्टी कंसेंट कर लेते हैं कि हमको इस पे चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो दोनों पार्टी अपना एक जैसे किसी का भी अमाउंट निर्धारित कर दे कि हमको ये 100 रुपये में चाहिए, दोनों पार्टी 100 रुपये मान गए तो वैसे हम लोग प्राइस को डिलीवर कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि
सेल से ये तीनों चीजें डिफर कैसे होती है, एग्रीमेंट टू सेल, हायर परचेज और बेलमेंट। जैसे आपका ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है वही बताओ कि सेल से एग्रीमेंट टू सेल कैसे डिफर होता है, और सेल जब होगा तो हायर परचेज कैसे उससे डिफर होगा, और नीचे जो आपका फिर से ब्लू में लिखा हुआ है ये बता रहा है कि बेलमेंट से, ब्लैक वाला आपको बता रहा है कि हायर परचेज से कैसे होता है। तो पहले अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो सेल क्या होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स का सेल, संग संग आपने जिस सामान का सेल कर दिया वो एग्जिस्टिंग गुड। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर गुड्स का होता है, अभी आपने सेल किया नहीं है, बाद में कभी जाके एग्रीमेंट बना है कि वो सामान का सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने उसको सेल नहीं किया है, तो क्या हो गया फ्यूचर गुड्स। ये इमीडिएटली होता है, संग संग होता है, ये क्या होता है फ्यूचर में होता है। इसमें लायबिलिटी बायर पे हो जाता है, इसमें लायबिलिटी किस पता है, इसमें आपने संग संग सामान बेच दिया तो वो बायर का लायबिलिटी। लेकिन इसमें एग्रीमेंट टू सेल में जितना भी लायबिलिटी होता है या फिर गुड्स का जो भी लायबिलिटी होता है वो किसके ऊपर आता है, सेलर के ऊपर आता है। जब तक सेलर सामान को बायर को नहीं दे दे तब तक वो उसी के पास, अगर खराब भी हो जाए तो बायर सेलर से जाकर सामान को ले सकता है। लेकिन इस केस में मानते हैं आपने सामान बेच दिया है तो बेचने के बाद उसका सामान खराब हो गिर जाए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसमें बायर ही रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल। ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्टर क्यों पढ़ाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो संग संग हो जा रहा है उसको एग्जीक्यूटेड, और ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्यूचर में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब फ्यूचर में यहाँ गुड्स डिलीवर होगा, वो हो गया आपका एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब फिर आते हैं हायर परचेज। हायर परचेज में क्या होता है, ये अगर सेल में देखा तो सेल में आपका ऑनरशिप संग संग ट्रांसफर होगी, लेकिन हायर परचेज में जब तक आपका पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होता तब तक आपका हायर परचेज का नहीं माना जाता है। इसमें संग संग आपको ऑनर मान लिया जाता है, इसमें जब तक आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया तब तक आपको ऑनरशिप नहीं मिला जाएगा। इसमें ऑनर कौन होता है, बायर ऑनर होता है। इसमें सिर्फ बेली होता है, मतलब सामान को वो बेच नहीं सकते। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी से सामान खरीद लिया तो आप आपका हो गया सामान, चाहे तो आप बेच सकते हैं, लेकिन हायर परचेज का केस में जब तक आपने उसका पूरा का पूरा पेमेंट नहीं किया तब तक आप उस सामान को बेच नहीं सकते हैं। तीसरा वही दिया हुआ उसके बाद बायर नॉट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता। इसमें बायर एक बार आपने किसी को इमीडिएटली सामान बेच दिया, अगर वो सामान खराब भी हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता। लेकिन इसमें बीच में चाहे तो हायर परचेज में लोग कॉन्ट्रैक्ट को रोक देते हैं या फिर टर्मिनेट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही टूट सकता है। इसमें रीसेल हो सकता है, गुड्स एक बार सामान खरीद ले उसको बेच सकते हैं, इसमें गुड्स रीसेल नहीं होता। अब बेलमेंट से इसका डिफरेंस देखते हैं कि बेलमेंट सेल से कैसे अलग है। इसमें नॉट रिटर्न द गुड्स, इसमें एक बार आपने सामान बेच दिया वो गुड्स रिटर्न नहीं हो सकता। लेकिन बेलमेंट में आपने जो सामान का ऑनरशिप, अच्छा पहला है ऑनरशिप ट्रांसफर, तो इसका सिमिलर होगा दोनों का। इसमें भी इमीडिएटली ऑनरशिप हो जाता है ट्रांसफर, इसमें बाद में होता है। जब तक पोजीशन रहता है, पोजीशन मतलब आपने सामान दे दिया किसी को, पोजीशन ट्रांसफर है, लेकिन ऑनरशिप इसमें ट्रांसफर नहीं होता। दूसरा, इसमें गुड्स रिटर्न नहीं हो सकते, लेकिन इसमें गुड्स को रिटर्न करना ही कंपल्सरी। बेलमेंट मतलब हमने सामान को किसी को दिया है, वो सामान रखने के लिए स्थित, फिर वो कुछ समय बाद हमको रिटर्न कर देगा। तो इसमें क्या, वो पोजीशन तो आपने सामान तो किसी और को दे दिया, ऑनरशिप किसी और को नहीं दिया। तो इसीलिए पहला वाला है कि इसमें ऑनरशिप तो ट्रांसफर है, इसमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। इसमें गुड्स को रिटर्न किया जा सकता है, इसमें गुड्स को रिटर्न नहीं किया जा सकता। सेल में कंसिडरेशन, इसमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता है, या मनी में हो या काइंड में हो, या आप कुछ सामान के बदले सामान ले रहे हो या फिर पैसों के बदले पैसा ले रहे हो, या आपका हो जाता है सेल में। बेलमेंट में क्या होता है कि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं हो, आपने किसी को सामान रखने के लिए दिया था, बाद में आप जाके उससे सामान ले ले रहे हैं। उसके बाद वारंटी होता है। वारंटी और कंडीशन और वारंटी दोनों अलग अलग होता है। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन वो होता है कि आपने किसी को सामान बेचा है, आपने उसी समय आपने उस सामान में एक कंडीशन लगा दी, इस कंडीशन में आप सामान वापस कर सकते हैं। वारंटी में आप सामान वापस नहीं कर सकते। इसमें आपको प्राइस वापस मिल सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ डैमेज मिलेगा, आपको प्राइस वापस रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। इसमें हाँ, कुछ डैमेज का पैसा मिला है वो मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जो डैमेज, पूरा का पूरा गुड्स का पैसा आपको नहीं मिलता है। किसी किसी केस में जो कंडीशन होता है वो वारंटी की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे आपने अलग अलग तरह के सामान खरीदा, ऐसा कंडीशन जिसमें से उसको अलग सेपरेट नहीं किया जाता, हर पार्ट को अलग अलग नहीं किया जाता, नॉट सेपरेबल मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकता। वहाँ पे कंडीशन को किसकी तरह, वारंटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। आपने अगर उसको कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कर दिया तो वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए। इसलिए उसमें ऐसा चीज़ होता है कि आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, उसमें कंडीशन एज अ ट्रीटेड एज वारंटी होता है। फिर एक इम्प्लाइड कंडीशन होता है आपका, इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड कंडीशन मतलब इसमें कहने की जरूरत नहीं है, आपका है कंडीशन। जैसे आपने किसी को गुड्स सामान दे दिया तो क्या ऑनरशिप उसका ट्रांसफर हो गया, टाइटल आपने दे दिया मतलब उसके पास ऑनरशिप चला गया। दूसरा, जो गुड्स में जो जो चीज़ लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में उसका, उसी के हिसाब से आपका गुड्स बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा है, गुड्स उसको कुछ और दे दिए, ये नहीं। ये इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन मतलब इसको कहने की जरूरत नहीं है, गुड्स वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या है कि सेल बाय सैंपल,
इम्प्लाइड कंडीशन में क्या है कि अगर हम सैंपल में जो सामान सेल कर रहे हैं, हमको लगता है कि बाद में भी यही हमको सामान मिलने वाला है जैसा हम सैंपल में लिए हैं, ये मान के चलेंगे। हम बार बार उसको नहीं बोलने जाएंगे जो तुम सैंपल में दिया वही देना, एक बार सैंपल में जो सामान लिए हैं हम वही लेने जाएंगे। दूसरा क्वालिटी और फिटनेस, जिस तरह का सामान है उसी तरह का हमको सामान मिलना भी चाहिए। इम्प्लाइड वारंटी कैसे होता है? इम्प्लाइड वारंटी मतलब ऐसा वारंटी नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से सामान खरीदा, बार बार वो डिस्टर्ब करेगा, देखिए सर आपका सामान मंगा के हम वापस रिटर्न ले रहे हैं, आप में कुछ न कुछ हम मॉडिफाई करेंगे, आपका मोबाइल अपडेट करें, बार बार इसके लिए कॉल नहीं आना चाहिए। मतलब अनडिस्टर्ब पोजीशन नहीं होना चाहिए आपको वारंटी में। दूसरा नॉट चार्ज क्रिएटेड, मतलब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से सामान लिया और वो पहले से ही कोई आपने लोन लेकर, आज जैसे आपने किसी से घर लिया, वो घर पहले से ही लोन पे था, ऐसा कोई सामान का वारंटी नहीं हो सकता है कि आपने लिया है लोन और आप लोन भी चुका रहे और वो पहले से किसी से लोन लेके रखा हुआ, तो उसमें वारंटी नहीं माने। दूसरा डिस्क्लोज डेंजर, अगर कोई डेंजरस नेचर का गुड्स है तो उसको आपको डिस्क्लोज करना, आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो वहाँ इम्प्लाइड वारंटी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे कि क्या क्या अपना एक्सेप्शन है। सीवेट एम्प्टर, सीवेट एम्प्टर मतलब होता है कि बायर, जो बायर खरीदता है सामान, उसको बीवेयर होना चाहिए, मतलब बायर को हर सामान खरीद के देख के ही लेना चाहिए। ये अगेंस्ट किसके होता है? बायर के अगेंस्ट होता है कि क्या क्या बायर सामान खरीदा है उसको देख के ही लेना चाहिए, किस तरह का सामान है, किस तरह का सामान नहीं है, ये सारी चीज़ें देख के लेना चाहिए। अब दूसरा है कि इसमें एक्सेप्शन क्या है, मानते हैं इसमें एक्सेप्शन है कि गुड्स का फिटनेस ही सही नहीं है और बायर देख के लिया है, लेकिन गुड्स पुराना गुड्स वहां रख दिया गया था। अब बायर तो सही से देख के लिया था कि अच्छा गुड्स था, लेकिन गुड्स सही कंडीशन में नहीं, जब वो लेके गया तो सही कंडीशन में नहीं था, वो इसका एक्सेप्शन है। यहाँ सेलर को सतर्क होना पड़ेगा, सेलर को बताना पड़ेगा देखिए सर ये पुराना सामान है, पुराना सामान हम आपको दे रहे हैं। दूसरा पेटेंट और ब्रांड नेम, अगर पेटेंट और ब्रांड नेम का जो गुड्स हो वहाँ सेलर को किसी भी तरह का कुछ भी नुकसान नहीं माना जाएगा, वहां सेलर को किसी भी तरह का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, वो ब्रांड नेम का गलती है और वो ब्रांड अपना वो जो कंपनी है उस कंपनी से समझेगा। दूसरा, अगर कोई डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है और वहां जाकर बायर देखता ही नहीं है कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, नहीं लिखा, सेलर उस सामान को बेच दिया, सेलर उस सामान को, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है उसी के हिसाब से अगर उसका सामान है तो यहाँ क्या माना जाएगा कि सेलर का कोई गलती नहीं है। तीसरा अपना मतलब ट्रेड यूजेस, मतलब कस्टम के हिसाब से सारा सामान, जैसे आप आलू 50 रुपया ले रहे हैं, आप पिलखाना में आलू 50 रुपया और आप अदर जगह पे भी आलू 50 रुपया ले रहे हैं, मतलब एक जगह पे भी उसका दाम वही है, अदर जगह पे भी उसका दाम वही है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सेलर को नहीं माना जाता है। जैसे बायर अपना जितना पे सामान लिया उतना में ही सामान लिया, तो पहले याद रखिएगा सेवेट एम्प्टर मतलब होता है कि लेट द बायर बीवेयर, बायर को अब अपने सुरक्षा देखना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो ये एक्सेप्शन है। उसके बाद पढ़ते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी, कब हम मानेंगे कि ऑनरशिप और पोजीशन आपका, ऑनरशिप और डिलीवरी आपका पास ऑन हो गया है। जब आपका प्रॉपर्टी पास हो जाए तब हम बोलेंगे कि रिस्क भी पास हो गया। इसके कुछ कुछ जगह जैसे स्पेसिफिक गुड्स में डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बिना डिलीवरी स्टेट का, मतलब आपने ऐसे ही बिना पैकिंग का कोई भी सामान उसको दे दिया तो उसको नहीं माना जाएगा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। पैकिंग करके सामान को देना पड़ेगा, तो प्लास्टिक में दीजिए या तो किसी चीज में पैकिंग करके उसको सामान को देना। ऑन ए सर्टेन गुड, जब तक वो सर्टेन नहीं हो पाता, जैसे ऑन ए सर्टेन का लॉट्स ऑफ गुड्स है, वहां सभी तरह के गुड्स है, एक बताना पड़ेगा आपको कौन सा गुड्स चाहिए, वो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, जब तक आपने अप्रूवल एक्सेप्ट नहीं कर लिया, ये तीनों अलग अलग पार्ट, जैसे आपने जब तक अप्रूवल एक्सेप्ट नहीं किया तब तक नहीं माना जाएगा। दूसरा, आपने जब तक सामान को, जैसे आपने किसी से सामान लेके आया है, आपने कोई साड़ी खरीदा, उस साड़ी को रीसेल कर दिया तो हम मानेंगे कि आप सामान वो ले चुके हैं। तीसरा, अगर आपने एक रीजनेबल टाइम, जैसे आपने सामान लिया है, बोला कि 3 महीने बाद हम रिटर्न करें और 3 महीने बाद आप रिटर्न करने नहीं आते, तो हम समझ लेंगे कि आप गुड्स को ले चुके हैं, इसको बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। तो आपका ट्रांसफर ऑनरशिप का स्पेसिफिक गुड्स में डिलीवरी स्टेट में होना चाहिए। ऑन ए सर्टेन गुड्स से आपको पता होना चाहिए ए सर्टेन एक कौन सा गुड्स लेना है। सेल ऑन अप्रूवल में पहला आपने अप्रूवल दे दिया, दूसरा आपने उस सामान को किसी और को बेच दिया, तीसरा आपका एक टाइम पीरियड खत्म हो गया। अब ये देखेंगे कि अनपेड सेलर क्या होता है। अनपेड सेलर वो होता है जिसको आपने गुड्स तो बेच दिया लेकिन पैसा नहीं मिला, गुड्स बेच दिया है लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, मतलब राइट टू रिटेन, आप उससे चाहे तो सामान को रिटेन वापस ले सकते हैं। तो अब इसका देखेंगे अनपेड सेलर, जैसे बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी आप सामान चाहे तो वापस मंगा सकते हैं। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, आपको लगा कि कोई ऐसा नुकसान होने वाला है या फिर सामने वाला आपको पैसा देने ही वाला नहीं है, तो आप चाहे तो बीच ट्रांजिट मतलब बीच रास्ते से आप सामान को ला सकते हैं। राइट टू रीसेल, आपके पास ये भी राइट है कि आप उसको ले जाके
किसी को बेच सकते हैं। अगेंस्ट द बायर, बायर क्या क्या ले सकता है, अनपेड सेलर, ये देखे थे सेलर क्या क्या ले सकता है, मतलब इसका मतलब है कि सेलर क्या क्या कर सकता है। अगर सेलर दे पैसा नहीं आया उसके पास तो वो क्या क्या गुड्स के साथ कर सकता है। और यहाँ है कि बायर क्या क्या कर सकता है। बायर मानते कुछ सामान मंगाया और सामान का वो पैसा तो एक्चुअली में पे नहीं किया, मतलब सेलर को पे नहीं किया है, तो वो चाहे तो प्राइस अपना ले सकता है, वो बिना बताए सेलर उसको दे दिया, सेलर वो क्या किया कि सेलर को पैसा दिया और सेलर उसको सामान को किसी और को बेच दिया, तो वो प्राइस उससे मांग सकता है। दूसरा डैमेज, अगर मानते हैं वो सामान खरीदने के लिए गया था और वो सामान बोल के रखा था कि ये सामान मेरे पास आएगा तो हम इसको देंगे, और उसके वजह से उसका जो काम था रुका हुआ था, लेकिन उसके सही समय पर सामान नहीं मिला, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसको डैमेज हुआ, कुछ उसके कस्टमर खराब हुए, ये कोई भी चीज़, तो वो डैमेज चाहे तो मांग सकता है। उसके अलावा जो भी प्राइस का इंटरेस्ट होगा, जो भी सामान का उसका इंटरेस्ट लगा वो इंटरेस्ट वो मांग सकता है। ये सारा आपका हो गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा रिवीजन हो गया है। जो भी आपको समझ में नहीं आता कुछ भी तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्यूचर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जरूर से जरूर जाकर रिवीजन कर लें, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है आपका वीडियो।